तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मार्क्स नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें लगभग 1994 में एक तरह से देखने को मिली थी। तो आज की ये जो वीडियो है इसी मूवी के ऊपर रहने वाली है दोस्तों। ये हमें OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ यूट्यूब और प्ले मूवीज़ पर आप इसे रेंट पर लेकर भी देख सकते हो। दोस्तों रेटिंग मैं आपको बता दूं 6.9 की है इस मूवी की, 10 में से है IMDb, और रेड टमाटोज की रेटिंग तकरीबन 80% है। साथ ही साथ 59% की मैट्रिक्स रेटिंग है, जो कि इसे एक तरह से ज़बरदस्त बनाती है। बाकी आप इसे प्राइम वीडियो पर देख पाओगे और इसके बारे में अब आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। द मास्क 1994 की अमेरिकी सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो चक रसेल द्वारा निर्देशित और बॉब एंगेलमैन द्वारा निर्मित है। माइक वर्ब की पटकथा और माइकल फॉलन और मार्क वेरहेडेन की कहानी है। यह मास्क फ्रेंचाइज की पहली किस्त है जो डार्क आर्स कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित है। इसमें जिम कैरी, पीटर रीगर्ट, पीटर ग्रीन, एमी यास्बेक, रिचर्ड जेनी और कैमरून डियाज के साथ उनकी पहली फिल्म में मुख्य भूमिका में कैरी ने स्टेनली इप्किस नाम के एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभाई है, जिस एक जादुई लकड़ी का मुखौटा मिलता है जो उसे हरे चेहरे वाले संकटमोचक में बदल देता है, जो इच्छानुसार खुद को और अपने परिवेश को कार्टून के रूप में बदलने की क्षमता रखता है। फिल्मांकन 30 अगस्त 1993 को शुरू हुआ और अक्टूबर 1993 में समाप्त हुआ। यह फिल्म 29 जुलाई 1994 को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा रिलीज की गई, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म ने $18.23 मिलियन के बजट पर $351 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिसने इसे उस समय तक कॉमिक पर आधारित सबसे अधिक लाभदायक फिल्म बना दिया। इस फिल्म ने 1990 के दशक में स्विंग संगीत के पुनरुत्थान को भी प्रभावित किया। इसने 1990 के दशक के एक महत्वपूर्ण अभिनेता के रूप में कैरी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और इसने डियाज को एक अग्रणी महिला के रूप में स्थापित किया। कैरी को उनकी भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था और फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन फॉरेस्ट गंप से हार गई। जिम कैरी के बिना एक स्टैंडअलोन सीक्वल सन ऑफ द मास्क 2005 में महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता के लिए रिलीज किया गया था। कथानक: एज सिटी में असुरक्षित बैंक क्लर्क स्टैनली इप्किस का उसके सहकर्मी और सबसे अच्छे दोस्त चार्ली शूमेकर को छोड़कर हर कोई अक्सर उपहास करता है। इस बीच गैंगस्टर डोरियन टायरेल, जिसका बॉस निको कोको बोंगो नाइट क्लब का मालिक है, निको को उखाड़ फेंकने की साजिश रचता है। एक दिन टायरेल अपनी चकाचौंध गायिका प्रेमिका टीना कार्लाइल को आगामी डकैती के लेआउट को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक में भेजता है। स्टैनली टीना की ओर आकर्षित है और वह भी ऐसा प्रतीत होता है। टीना का प्रदर्शन देखने के लिए कोको बोंगो में प्रवेश से वंचित किए जाने के बाद स्टैनली की घर की ड्राइव के दौरान उसकी खराब लोनर कार खराब हो जाती है। निराशा में हार्बर ब्रिज को देखते हुए वह पानी में एक मानवीय आकृति को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि यह कचरे का ढेर है जो लकड़ी के मुखौटे को छिपा रहा है। अपने अपार्टमेंट में लौटने और मुखौटा पहनने पर वह हरे चेहरे वाले जूट अनुकूल चालबाज में बदल जाता है, जिसे द मास्क के नाम से जाना जाता है, जो इच्छानुसार खुद को और अपने परिवेश को कार्टून के रूप में बदल सकता है। नए आत्मविश्वास के साथ स्टैनली शहर में एक हास्यास्पद हिंसा में शामिल हो जाता है, जिसमें उसके कई उत्पीड़कों को अपमानित किया जाता है, जिसमें उसकी मनमौजी मकान मालकिन एग्नेस पीनमैन और उसे दोषपूर्ण कार देने वाले मैकेनिक भी शामिल हैं। अगली सुबह स्टेनली का सामना जासूस लेफ्टिनेंट मिच केलावे और अखबार के रिपोर्टर पैगी ब्रांट से होता है, जो दोनों मास्क की गतिविधि की जांच कर रहे हैं।
टीना के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिए स्टेनली ने मुखौटा पहन लिया और बैंक पर छापा मारा, जिससे अनजाने में टायरेल की डकैती विफल हो गई। कोको बोंगो में स्टेनली टीना के साथ उत्साहपूर्वक नृत्य करता है, जिसे वह चूमता है। कुछ ही समय बाद टायरेल ने डकैती में बाधा डालने के लिए उसका सामना किया और स्टेनली अपने सूट से कपड़े का एक टुकड़ा छोड़कर भाग गया, जो उसके पजामे के एक टुकड़े में बदल गया। टायरेल और उसके गुर्गे को गिरफ्तार करने के बाद केलावे को कपड़े का टुकड़ा मिला और उसे स्टेनली की संलिप्तता का संदेह हुआ। बाद में स्टैनली ने मनोचिकित्सक आर्थर न्यूमैन से सलाह ली, जिन्होंने हाल ही में मास्क पर एक किताब प्रकाशित की है, और यह निष्कर्ष निकाला कि मुखौटा शरारत के नॉर्स देवता लोकी की रचना हो सकता है और इसकी शक्तियां केवल रात में सक्रिय होती हैं। हालांकि न्यूमैन का मानना है कि यह पौराणिक कथा है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मास्क का व्यक्तित्व स्टेनली की दमित इच्छाओं पर आधारित है। उस रात स्टैनली मास्क के रूप में एक स्थानीय पार्क में टीना से मिलता है, जब तक कि केलवे उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें रोक देता है। क्यूबन पीट के शीर्षक गीत के सामूहिक प्रदर्शन से पुलिस का ध्यान भटकाने के बाद स्टैनली पैगी के साथ भाग जाता है। फिर वह अनिच्छा से उसे $50,000 के इनाम के लिए टायरेल को सौंप देती है। टायरेल ने मुखौटा पहन लिया और एक भारी भरकम और द्वेषपूर्ण हरे चेहरे वाला प्राणी बन गया। टायरेल के गुर्गे स्टैनली को पुलिस के हवाले करने से पहले चोरी किए गए पैसे का स्थान बताने के लिए मजबूर करते हैं। जब टीना स्टेशन में स्टैनली से मिलने जाती है, तो वह उससे शहर छोड़ने का आग्रह करता है। टीना ने स्टैनली को उसकी दयालुता दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे बताया कि मुखौटा अनावश्यक था। वह भागने का प्रयास करती है, लेकिन टायरेल द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे कोको बोंगो में चैरिटी बॉल के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी मेजबानी निको द्वारा की जाती है, और इसमें मेयर मिशेल टिल्टन सहित शहर के अभिजात वर्ग ने भाग लिया था। आगमन पर नकाबपोश टायरेल निको को मार देता है और टाइम बम से क्लब को नष्ट करने की तैयारी करता है। स्टेनली का कुत्ता मिलो गार्ड से चाबियां प्राप्त करके स्टेनली को स्टेशन से भागने में मदद करता है। स्टैनली केलावे को बंधक बनाकर टायरेल को रोकने के लिए निकल पड़ता है। केलावे को अपनी कार में बंद करने के बाद स्टेनली क्लब में प्रवेश करता है और चार्ली की मदद लेता है, लेकिन जल्दी ही उसे ढूंढ लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। टीना ने टायरेल को मुखौटा हटाने के लिए उकसाया, जिसे मिलो ने बरामद कर लिया और पहन लिया, जो टायरेल के गुर्गों के माध्यम से अपना रास्ता लड़ता है, क्योंकि स्टेनली और टायरेल एक दूसरे से लड़ते हैं। स्टैनली मुखौटा पुनः प्राप्त करता है, विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले बम को निगलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और फिर टायरेल को क्लब के सजावटी फव्वारे की नाली में बहा देता है। पुलिस पहुंचती है और टायरेल के गुर्गों को गिरफ्तार कर लेती है। केलावे ने स्टेनली को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मेयर टिल्टन ने हस्तक्षेप किया, टायरेल को मास्क के रूप में दोषी ठहराया और स्टेनली की नायक के रूप में प्रशंसा की। अगले दिन दोषमुक्त और अधिक सुरक्षित स्टेनली टीना के साथ हार्बर ब्रिज पर लौट आता है। टीना और स्टैनली के चुंबन से पहले मास्क को पानी में फेंक देती है। चार्ली अपने लिए मुखौटा निकालने की कोशिश करता है ताकि मिलो उसके साथ तैरकर दूर चला जाए। कास्ट करें स्टेनी इप्किस बटा द मास्क के रूप में जिम कैरी, एक खराब किस्मत वाला बैंक कर्मचारी जिसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। कैरी ने टिप्पणी की कि उन्होंने स्टेनली को अपने पिता के समान बताया, एक अच्छा लड़का, बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब वह मास्क पहनता है तो स्टैनली एक शरारती, हरे चेहरे वाला व्यक्ति बन जाता है, जिसे मास्क के रूप में जाना जाता है, जो इच्छानुसार खुद को और अपने परिवेश को चेतन करने और बदलने की क्षमता रखता है।
डोरियन टायरेल के रूप में पीटर ग्रीन एक दुष्ट माफिया अधिकारी जो अपने वरिष्ठ निको को उखाड़ फेंकना चाहता है। वह मनोरोगी, चालाक और अहंकारी है। मास्क पहनते समय टायरेल एक भारी और द्वेषपूर्ण प्राणी बन जाता है जो गहरी राक्षसी आवाज में बोलता है। गैरेट टी सातो और जीप स्वेंसन ने डोरियन टायरेल के मास्क फॉर्म का प्रदर्शन किया। टीना कार्लाइल के रूप में कैमरून डियाज, टायरेल की ग्लैमरस और खूबसूरत प्रेमिका जो स्टेनली की ओर आकर्षित हो जाती है। टीना एक साथी के रूप में टायरेल से असंतुष्ट है, लेकिन जब तक स्टैनली ने उससे प्रेमालाप नहीं किया तब तक वह उसकी अवहेलना नहीं करती। सुजैन बॉयड टीना की अप्रकाशित गायन आवाज प्रदान करती है। निको के रूप में ओरेस्टेस माटासेना, टायरेल के वरिष्ठ और कोको बोंगो के मालिक। लेफ्टिनेंट मिच कैलावे के रूप में पीटर रीगर्ट, एक थोड़ा सनकी पुलिस जासूस लेफ्टिनेंट जो पूरी फिल्म में मास्क, टायरेल और स्टेनली का पीछा करता है। जासूस डॉयल के रूप में जिम डोघन, केलावे का मिलनसार लेकिन थोड़ा अयोग्य साथी। चार्ल्स चार्ली शूमेकर, स्टेनली के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में रिचर्ड जेनी। चार्ली मिलनसार है लेकिन कभी-कभी स्वार्थी या तर्कहीन हो सकता है। पैगी ब्रांट के रूप में एमी यासबेक, एक रिपोर्टर जो सलाह कॉलम से बाहर निकलने के लिए स्कूप की तलाश में है। बॉबी के रूप में जेरेमी रॉबर्ट्स, टायरेल के शीर्ष गुर्गों में से एक जो कोको बोंगो में बाउंसर के रूप में कार्यरत था। वह चार्ली का दोस्त है। डॉक्टर आर्थर न्यूमैन के रूप में बेन स्टीन, एक मनोचिकित्सक जो स्टैनली को मास्क के लोकी द्वारा निर्मित होने के बारे में बताता है। वह द मास्क्स वी वियर पुस्तक के लेखक भी हैं, जो दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बाहरी तौर पर खुद को अलग ढंग से चित्रित करने वाले लोगों से संबंधित है। एज सिटी के मेयर मिशेल टिल्टन के रूप में आइवरी ओशन। फ्रीज के रूप में रेग ई कैथी, टायरेल के शीर्ष गुर्गों में से एक और उसका एक वफादार दोस्त। स्वीट एडी के रूप में डेनिस फॉरेस्ट, टायरेल के गुर्गों में से एक। एज सिटी बैंक में मिस्टर डिकी, स्टेनली और चार्ली के पर्यवेक्षक के रूप में इमोन रोश। इरव और बर्ट रिप्ले के रूप में टिम बागले और जॉनी विलियम्स, कार मैकेनिक जिन्होंने स्टैनली से अधिक शुल्क लिया और उसे एक दोषपूर्ण लोनर कार दी। एग्नेस पीनमैन के रूप में नैन्सी फिश, स्टेनली की मनमौजी मकान मालकिन। ऑरलैंडो के रूप में निल्स एलन स्टीवर्ट, टायरेल के गुर्गों में से एक। मुर्रे के रूप में ब्लेक क्लार्क, शहर के स्थानीय समाचार पत्र में पैगी के पर्यवेक्षक। मैगी के रूप में जोली फिशर, एक ग्राहक जो कॉन्सर्ट टिकट खरीदने आती है और स्टेनली को उसके दोस्त के लिए धोखा देती है। वह फिल्म की शुरुआत में ही नजर आती हैं। पैरामेडिक 3 के रूप में क्रिस्टोफर डार्गा। रिचर्ड मोंटेस हेंचमैन 1 के रूप में। डेनियल जेम्स पीटरसन हेंचमैन 6 के रूप में। हेंचमैन 7 के रूप में केविन ग्रेवियोक्स। निको के ठगों के रूप में स्कॉट मैक्लेरॉय और हॉवर्ड के। मिलो के रूप में मैक्स, स्टेनली का जैक रसेल टेरियर। मास्क पहनते समय मिलो काफी आक्रामक और शरारती हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने मालिक के प्रति मिलनसार और वफादार रहता है। 5-6 उत्पादन विकास 1989 में माइक रिचर्डसन और टॉड मोयर, क्रमशः डार्क आर्स कॉमिक्स के संस्थापक और कार्यकारी उपाध्यक्ष, ने अन्य प्रस्तावों को देखने के बाद कॉमिक द मास्क को एक फिल्म में बदलने के लिए पहली बार न्यू लाइन सिनेमा से संपर्क किया। मुख्य पात्र कई परिवर्तनों से गुजरा और परियोजना कुछ बार रुकी थी। 7 रिचर्डसन के अनुसार एक अप्रयुक्त मास्क विचार कहानी को एक मुखौटा निर्माता के बारे में बदलना था जो लाशों के चेहरे उतारकर उन्हें किशोरों पर लगाता था और उन्हें लाश में बदल देता था। 8 शुरुआत में एक नई हॉरर फ्रैंचाइज बनने का इरादा रखते हुए न्यू लाइन सिनेमा ने चक रसेल को फिल्म का निर्देशन करने की पेशकश की।
नॉरसेल को कॉमिक की हिंसा अस्वाभाविक लगी और वह चाहते थे कि फिल्म कम गंभीर और वयस्क उन्मुख हो और स्रोत सामग्री की तुलना में अधिक मजेदार और पारिवारिक हो। 10 लेखन। माइक वर्ब का कहना है कि इमेजिन के लिए क्यूरियस जॉर्ज की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद चक रसेल ने उन्हें टैप किया। दोनों ने द मास्क को एक वाइल्ड रोमांटिक कॉमेडी में बदलने का फैसला किया। 11 माइक वर्ब ने द मास्क का अपना पहला ड्राफ्ट 6 सप्ताह से भी कम समय में लिखा और 2 महीने से भी कम समय के बाद इसे हरी झंडी दे दी गई। 12 मार्क वेरहेडेन के अनुसार उनके पास 1990 में फिल्म संस्करण के लिए पहला ड्राफ्ट पटकथा थी। वेरहेडेन ने 1991 की शुरुआत में दूसरा ड्राफ्ट लिखा जिसमें और अधिक हास्य जोड़ा गया और वह द मास्क पर उनका एकमात्र काम बन गया। वेरहीडेन के संशोधित मसौदे में आलोचकों सिस्केल और एबर्ट द्वारा कैमियो जैसे चौथी दीवार तोड़ने के अधिक उदाहरण और अत्यधिक रक्तपात और यौन उत्पीड़न जैसी अंधेरे सामग्री शामिल थी। स्टैनली केलावे और डॉयल के पात्रों को अंतिम फिल्म में दिखाया गया। स्टैनली की प्रेमिका कैथलीन कॉमिक्स से कैथी स प्रेरित टीना कार्लाइल में विकसित हुई, जबकि स्कली और विटेली क्रमशः डोरियन टायरेल और निको बन गईं। 13 उसके बाद फिल्म विकास नरक में प्रवेश कर गई। 14 कास्टिंग। शुरुआती दौर में मुख्य भूमिका के लिए संभावनाओं के रूप में विभिन्न अभिनेताओं का सुझाव दिया गया था, जिनमें रिक मोरानिस, मार्टिन शॉर्ट और रॉबिन विलियम्स शामिल थे। 15 न्यू लाइन के कार्यकारी माइक डेलुका ने रिचर्डसन को कॉमेडी शो इन लिविंग कलर के एक स्केच का प्रदर्शन करते हुए जिम कैरी का एक टेप भेजा, जो तुरंत विकृत हास्य अभिनेता से प्रभावित हो गए। 15 निर्देशक चक रसेल ने कैरी को द कॉमेडी स्टोर में लाइव प्रदर्शन करते देखा था और इन लिविंग कलर पर उनका अनुसरण किया था और उन्हें फिल्म में लेने के इच्छुक थे। कैरी उनकी सूची में शीर्ष पर थे और उनके लिए स्क्रिप्ट फिर से लिखी गई थी, लेकिन निकोलस केज और मैथ्यू ब्रोडरिक को भी विचार में रखा गया था। 15 निर्माता बॉब एंगेलमैन ने याद किया कि फिल्मांकन के दौरान कैरी को फ्लू हो गया था। जिम ने वो चीजें की जो जाहिर तौर पर सुपरस्टार बनने के बाद उन्होंने कभी नहीं की। मुझे एक रात याद है जब वह एक कुत्ते की तरह बीमार था और उल्टी कर रहा था और उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, देखो जिम, वे हमें बंद नहीं होने देंगे। अगर हमें यह नहीं मिला तो हमें यह भी नहीं मिलेगा। हमने उसे ट्रेलर से बाहर खींच लिया और वह एक सैनिक था और उसे वहां पहुंचाया गया और यह शानदार था। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो तब नहीं होती जब जिम सुपरस्टार बन गया। 15 रसेल अन्ना निकोल स्मिथ को टीना के रूप में चाहते थे, लेकिन वह इसके बजाय नेकेड गन 33:1/3 द फाइनल इंसल्ट करने चली गईं। जिस कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया था, वह कैमरून डियास की सिफारिश कर रहा था और उन्होंने इस भूमिका के लिए उसका ऑडिशन लिया। 15 यह किरदार मूल रूप से एक अच्छी लड़की के रूप में लिखा गया था जो वास्तव में बुरी है, लेकिन डियास को चुने जाने के बाद उसे वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भूमिका को फिर से लिखा गया। 15 माइक रिचर्डसन ने फोर्ब्स से कहा कि डियास फिल्म बन आने में बहुत अच्छे थे। यदि आप फिल्म को दोबारा देखेंगे तो आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जहां जिम और कैमरून एक साथ हैं। यदि आप उसका चेहरा देखेंगे तो कई बार जिम कुछ कर रहा था और दृश्य समाप्त होते ही वह हंसने लगती थी। 15 दृश्य प्रभाव। मास्क के दृश्य प्रभावों को इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM और ड्रीम क्वेस्ट इमेजेस द्वारा नियंत्रित किया गया था। फिल्म में कंप्यूटर एनिमेशन वाले दृश्यों की देखरेख ILM एनिमेशन निर्देशक वेस ताकाहाशी ने की थी। 16 हालांकि बजट के लिए कई VFX दृश्यों में कटौती करनी पड़ी, 12 न्यू लाइन ने विशेष प्रभावों पर अधिक भारी निवेश किया, क्योंकि जिम कैरी अभी तक एक स्थापित स्टार नहीं थे।
रसेल ने रिहर्सल की वीडियो टेप की, फिर कैरी के प्रदर्शन के प्रभावों को डिजाइन करने के लिए काम किया। मैंने जिम के चेहरे पर काम करने, एक्शन को जिम के प्रदर्शन के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभाव कितना अच्छा है, अगर यह चरित्र और कहानी से बाहर नहीं आ रहा है तो यह प्रभावी नहीं होने वाला है। आईएलएम के लोगों ने कहा कि उन्हें लगा कि जिम मिलने के बाद मैंने लगभग 10 लाख रुपए बचाए, बस वह कैसा था करने में सक्षम बनाम जो हम मूल रूप से करने का इरादा रखते थे। 17 मेकअप प्रभाव कलाकार ग्रेग कैनो मेकअप के माध्यम से कैरी के अतिरंजित चेहरे के भावों को सामने लाना चाहते थे। 18 कैरी के दैनिक मेकअप सत्र में 4 घंटे लगते थे। 19 पोशाक में नकली दांत शामिल थे जिनका उपयोग संवाद दृश्यों के बाहर किया जाना था, लेकिन कैरी ने चरित्र को अधिक प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए बातचीत के दौरान उन्हें पहनना सीखा। 20 संगीत बॉक्स ऑफिस। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने घरेलू स्तर पर $119 मिलियन और दुनिया भर में $350 मिलियन से अधिक की कमाई की। उस समय बैटमैन के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली सुपर हीरो फिल्म बन गई। बजट की तुलना में वैश्विक कमाई के मामले में यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक लाभदायक कॉमिक बुक फिल्म बन गई और 2019 तक ऐसा ही बनी रही, जब जोकर ने इसे पीछे छोड़ दिया। 24 द मास्क 1994 में रिलीज हुई कैरी दूसरी एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव और डम्ब एंड डम्बर की 3 फिल्मों में से एक है जिसने अभिनेता को सुपरस्टारडम में लॉन्च करने में मदद की। समीक्षकों और व्यावसायिक दृष्टि से द मास्क इन तीनों फिल्मों में सबसे सफल रही। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 54 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 80% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.5/10 है। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है, जितनी बार यह हिट होती है उतनी बार चूक जाती है, लेकिन जिम कैरी की उन्मत्त बमबारी, कैमरून डियाज की धमाकेदार अपील और फिल्म की समग्र कार्टूनी बमबारी द मास्क को बचाए रखती है। 25 मेटाक्रिटिक ने 12 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 56 का भारित औसत स्कोर दिया। 26 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 27 टेलीविजन कार्यक्रम एट द मूवीज में जीन सिस्केल और रोजर एबर्ट ने फिल्म को 2 थम्स अप दिया। उद्धरण वांछित अपने कॉलम में एबर्ट, जो एस वेंचुरा में अपने प्रदर्शन से अभिभूत थे, ने सोचा कि कैरी को द मास्क में एक आदर्श वाहन मिला। उन्होंने कला डिजाइन की भी प्रशंसा की और डियास को एक सच्ची खोज कहा। 18 सिस्केल, जो एस वेंचुरा के प्रति समान नापसंद रखते थे, ने द मास्क में कैरी के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें साजिश के बजाय एक घटक के रूप में बेहतर इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने डियास के प्रदर्शन की भी सराहना की और उन्होंने कुल मिलाकर फिल्म को एक अमेरिकी फिल्म में लिखित शब्द पर हावी होने वाली तकनीक का नवीनतम उदाहरण कहा। 28 प्रशंसा। फिल्म को 67वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए नामांकित किया गया था। 29 इस फिल्म को सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फंतासी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा और सर्वश्रेष्ठ मेकअप के लिए भी नामांकित किया गया था। कैरी को गोल्डन ग्लोब के साथ साथ रैजी अवार्ड वर्स्ट न्यू स्टार के लिए भी नामांकित किया गया था। 30 साल के अंत की सूचियां। सम्माननीय उल्लेख बेट्सी पिकल, नॉक्सविले न्यूज सेंटिनल 31। सम्माननीय उल्लेख डैन क्राफ्ट, द पेंटाग्राफ 32। होम मीडिया। यह अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रशंसा पत्र की जरूरत है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में मदद करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है।
दिसंबर 2022 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। फिल्म 18 जनवरी 1995 को VHS और लेजरडिस्क पर और 26 मार्च 1997 को DVD पर रिलीज हुई थी। VHS संस्करण में स्पेस गोस्ट कोस्ट टू कोस्ट एपिसोड द मास्क शामिल था, जिसमें जिम कैरी और चक रसेल के साक्षात्कार शामिल थे। बाद में इसे 9 दिसंबर 2008 को ब्लू-रे डिस्क पर रिलीज किया गया। 33 वर्ष 1995 में 3.8 मिलियन किराए के साथ यह यूके में सबसे अधिक किराए पर लिया जाने वाला शीर्षक था। 34 अन्य मीडिया एनिमेटेड श्रृंखला। मुख्य लेख द मास्क एनिमेटेड सीरीज एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला जिसका शीर्षक द मास्क एनिमेटेड सीरीज है। 1995 से 1997 तक 54 एपिसोड से अधिक बनी, जिसमें स्टैनली इप्किस के रूप में रॉब पॉलसेन और उनके बदले हुए अहंकार द मास्क और नील रॉस केलावे के रूप में थे। बेन स्टीन ने डॉ न्यूमैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। हालांकि फिल्म पर आधारित और इसकी घटनाओं के कुछ छोटे संदर्भ बनाते हुए इसे एक वैकल्पिक निरंतरता में सेट किया गया है, जहां इप्किस ने मुखौटा रखा है, टीना कार्लाइल अनुपस्थित हैं और मुखौटा दिन के दौरान काम करता है। इसका अंतिम एपिसोड एक अन्य जिम कैरी चरित्र एस वेंचुरा के साथ एक क्रॉसओवर था। यह बाद में एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव कार्टून श्रृंखला के एक एपिसोड में जारी रहेगा। वीडियो गेम। फिल्म पर आधारित एक वीडियो गेम जिसका शीर्षक द मास्क भी है, ब्लैक पर्ल सॉफ्टवेयर द्वारा सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए जारी किया गया था। अगली कड़ी। मुख्य लेख मास्क का बेटा। मूल की सफलता के बाद एक सिक्वल फिल्म की योजना बनाई गई थी, जिसमें पत्रिका निंटेंडो पावर ने पाठकों को स्वीपस्टेक्स के माध्यम से फिल्म में एक कैमियो भूमिका जीतने का मौका दिया था। 35 अंततः कैरी को इस परियोजना से हाथ धोना पड़ा, जिससे निंटेंडो पावर को प्रतियोगिता के विजेता को कैमियो भूमिका के बराबर नकद मूल्य देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 36 एक स्टैंड अलोन सिक्वल सन ऑफ द मास्क, जिसमें न तो कैरी और न ही डियाज थे, को अंततः 2005 में रिलीज किया गया था, लेकिन रिलीज होने पर यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी और फ्रेंचाइजी को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। 1994 की फिल्म के सीधे सीक्वल की संभावना पर, जिसमें कैरी ने स्टेनली इप्किस की भूमिका और डियाज ने टीना कार्लाइल की भूमिका निभाई, माइक रिचर्डसन ने 2014 के एक साक्षात्कार में कहा, हम फिल्म और कॉमिक्स दोनों में द मास्क को पुनर्जीवित करने के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कुछ गलत शुरुआत की है। 37 चक रसेल एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं, जो अपनी शैली की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में फंतासी स्लेशर फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स 1958 की मॉन्स्टर हॉरर फिल्म द ब्लॉब की 1988 की रीमेक एक जिम कैरी की सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म द मास्क, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक्शन फिल्म इरेजर शामिल हैं और ड्वेन जॉनसन एक्शन एडवेंचर द स्कॉर्पियन किंग। कैरियर। रसेल ने पटकथा लिखते हुए स्वतंत्र फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर और सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। फिल्म हेल नाइट के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात लेखक फ्रैंक डाराबोंट से हुई, जिनके साथ वह करीबी सहयोगी बन गए। उनकी पहली निर्मित स्क्रिप्ट 1984 की फिल्म ड्रीमस्केप थी, जो जोसेफ रूबेन द्वारा निर्देशित और डेनिस क्वैड द्वारा अभिनीत थी। रसेल ने 1987 में ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। उस समय न्यू लाइन सिनेमा एल्म स्ट्रीट फ्रैंचाइज के भविष्य के बारे में अनिश्चित था। रसेल ने उन्हें आश्वस्त किया कि श्रृंखला उन्नत दृश्य प्रभावों के माध्यम से फ्रेडी के दुःस्वप्न की दुनिया में एक कदम आगे ले जा सकती है
और ड्रीम वॉरियर्स की अवधारणा के साथ फ्रेडी के युवा पीड़ितों के बीच के बंधन को नाटकीय बना सकती है। फिल्म की सफलता ने न्यू लाइन के लिए फ्रेंचाइजी को फिर से परिभाषित किया। बॉक्स ऑफिस पर हली 2 फिल्मों की तुलना में अधिक कमाई की। रसेल ने 1988 में पंथ हॉरर फिल्म द ब्लॉब को लिखा और निर्देशित किया। एक बार फिर सीमित बजट पर दृश्य प्रभावों की सीमाओं को बढ़ाया। उसके बाद उन्हें एक बैंक क्लर्क के बारे में ब्लॉकबस्टर द मास्क से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली, जो एक प्राचीन मुखौटा खोजता है जो उसे एक दुर्भावनापूर्ण मस्खरा में बदल देता है जो अपराध से लड़ने के लिए व्यावहारिक चुटकुलों का उपयोग करता है। रसेल ने जॉर्ज लुकास के इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के साथ द मास्क के लिए अभूतपूर्व डिजिटल तकनीकों का निर्माण किया, जिसमें दृश्य प्रभावों में मौलिक नई अवधारणाओं के साथ लाइव एक्शन प्रदर्शन का संयोजन किया गया। रसेल के काम ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। मास्क ने जिम कैरी और कैमरून डियाज दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम भी बनाया। $18 मिलियन के उत्पादन बजट के साथ द मास्क ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $350 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके बाद रसेल ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ एक्शन फिल्म इरेजर का निर्देशन किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $240 मिलियन से अधिक की कमाई की, और द स्कॉर्पियन किंग, जो WWE स्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन के लिए पहली प्रमुख भूमिका थी। दोनों फिल्में अपनी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 हिट रहीं। रसेल को मूल रूप से 2004 की फिल्म कोलैटरल का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था, हालांकि अंततः इसका निर्माण माइकल मान को सौंप दिया गया था। रसेल ने एक कार्यकारी निर्माता क्रेडिट बरकरार रखा, जबकि डाराबोंट एक गैर क्रेडिटेड स्क्रिप्ट डॉक्टर था। 2 निर्देशन से 14 साल के अंतराल के बाद टेलीविजन श्रृंखला फ्रिंज के 2010 के एक एपिसोड को छोड़कर रसेल की अगली फिल्म 2016 की जॉन ट्रैवोल्टा अभिनीत आई एम रॉथ थी। 2019 में उन्होंने जंगली का निर्देशन किया, जो एक भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई। जंगली के लिए 60-वर्षीय निर्देशक ने पहली बार हाथियों और भारतीय सिनेमा के लिए अद्वितीय गीत और नृत्य परंपरा के साथ काम किया। हाल ही में मुंबई की यात्रा के दौरान उन्होंने Scroll.in को बताया कि दोनों प्रेरणादायक थे। 3 2022 में डाराबोंट ने पैराडाइज सिटी का निर्देशन किया, जिसमें ब्रूस विलिस और ट्रैवोल्टा ने अभिनय किया। 2017 में रसेल 1986 की फिल्म विचबोर्ड की रीमेक लिखने और निर्देशित करने के लिए जुड़ गए। 4 फिल्म अप्रैल 2023 में निर्माण में प्रवेश करेगी। 5-6 इसकी रिलीज की तारीख 2024 तय की गई है। रसेल ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली फिल्म निर्माण कंपनी ए नेशन के सह संस्थापक हैं। 7 फिल्मोग्राफी कॉमिक्स लेखन में वेरहेडेन का परिचय जून 1987 में हुआ, जब उन्होंने द अमेरिकन लिखा, जिसे डार्क आर्स कॉमिक्स ने अपने संचालन के दूसरे वर्ष में प्रकाशित किया था। अगले वर्ष मार्च से शुरू करते हुए उन्होंने 20वीं सेंचुरी फॉक्स फिल्म श्रृंखला एलियंस पर आधारित कई वेरहेडेन बटा डार्क आर्स कॉमिक्स में से पहली लिखी, और जल्द ही इसी तरह की लाइसेंस प्राप्त संपत्ति प्रेडेटर पर आधारित कॉमिक्स भी लिखी गई। 2004 की फिल्म एलियन बनाम प्रेडेटर में एक चरित्र, जिसमें एलियंस और प्रेडेटर्स के बीच एक क्रॉसओवर संघर्ष शामिल था, का नाम उनके नाम पर रखा गया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। जनवरी 1989 में उन्होंने डीसी कॉमिक्स के तत्कालीन साप्ताहिक शीर्षक एक्शन कॉमिक्स के लिए सुपरमैन की विशेषता वाली कई कहानियों में से पहली 635 से लिखी। वेरहेडेन ने बाद में 2001 स्मॉलविले टेलीविजन श्रृंखला के लिए स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें क्लार्क केंट को उनके पूर्व सुपरमैन किशोर वर्षों में दिखाया गया था,
और इसके पहले 3 सीजन के दौरान स्मॉलविले के पर्यवेक्षण और फिर सह कार्यकारी निर्माता थे। उन्होंने डीसी की टाई इन स्मॉलविले कॉमिक के लिए भी लिखा। उन्होंने 1989 हार्वे और आइजनर एक संकलन श्रृंखला में योगदान दिया। उसी वर्ष से शुरू होकर उनकी फैंटम कहानियां डीसी कॉमिक्स की 13 अंक वाली मैक्सी सीरीज पीटर डेविड द्वारा लिखित 4 अंक वाली लघु श्रृंखला के बाद में प्रदर्शित हुईं और उन्होंने जहर, अवैध हथियार व्यापार जैसे वास्तविक दुनिया के मुद्दों को उठाया। नस्लवाद और विषाक्त डंपिंग कहानियां आमतौर पर ली फॉक लिखित कॉमिक स्ट्रिप्स की तुलना में अधिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती हैं। ल्यूक मैकडॉनेल नियमित कलाकार थे। इसके बाद उन्होंने 1990 में एपिक कॉमिक्स की 12 अंक श्रृंखला स्टॉकर्स पर सह लेखक के रूप में काम किया। वेरहेडेन ने फीचर फिल्मों द मास्क और टाइम कॉप के लिए स्क्रिप्ट में योगदान दिया। दोनों डार्क आर्स कॉमिक्स पर आधारित थीं और बाद में वेरहेडेन की रचना पर आधारित थीं। वेरहेडेन एबीसी टेलीविजन श्रृंखला टाइम कॉप के निर्माता बटा लेखक और पर्यवेक्षक निर्माता भी थे। 2007 में वेरहेडेन ने वार्नर ब्रदर्स के लिए टीन टाइटंस फिल्म के लिए लाइव एक्शन पटकथा पर काम शुरू किया। साथ ही सोनी पिक्चर्स के साथ अपने स्वयं के आर्क 1990 के दशक के मध्य में डार्क आर्स प्रेजेंट्स के लिए लिखा गया का एक रूपांतरण भी शुरू किया। 2000 के दशक के मध्य में डार्क आर्स कॉमिक्स ने एविल डेड कॉमिक्स लाइसेंस प्राप्त किया और जनवरी-अप्रैल 2008 से वेरहेडेन ने जॉन बोल्टन की कला के साथ सैम राइमी फिल्म पर आधारित 4 अंक वाली लघु श्रृंखला लिखी। वेरहेडेन एविल डेड टीम के लिए कोई अजनबी नहीं थे। उन्होंने पहले रैमी के साथ टाइम कॉप पर काम किया था, रॉब टापर्ट के लिए एक पायलट लिखा था और ब्रूस कैंपबेल की माई नेम इज ब्रूस के लिए पटकथा तैयार की थी। 3 वेरहेडेन वर्टिगो बटा डीसी हेलब्लेजर कॉमिक पर आधारित एनबीसी की अल्पकालिक 2014-15 श्रृंखला कॉन्स्टेंटाइन के लेखक और कार्यकारी निर्माता थे। 4 वेरहेडेन 2016 से नेटफ्लिक्स और मार्वल टेलीविजन श्रृंखला डेयरडेविल के लेखक रहे हैं। 2020 में एचबीओ ने एक हेलराइजर टेलीविजन श्रृंखला के विकास की घोषणा की 5 जिसमें वेरहेडेन लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़े हुए हैं। गैर कॉमिक्स कार्य वेरहेडेन 1999-2000 यूपीएन श्रृंखला द स्ट्रिप पर निर्माता से परामर्श कर रहे थे। वेरहेडेन सीजन 2 से टेलीविजन श्रृंखला बैटलस्टार गैलेक्टिका के लेखक और सह कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने श्रृंखला के 9 एपिसोड लिखे। वेरहेडेन ने रीबर्थ लिखा, जो कैप्रिका का पहला नियमित श्रृंखला एपिसोड था, जो बैटलस्टार गैलेक्टिका का प्रीक्वल था। यह एपिसोड जनवरी 2010 में प्रसारित हुआ। वेरहेडेन 2008 में लेखक और परामर्श निर्माता के रूप में हीरोज के स्टाफ में शामिल हुए। उन्होंने सीजन 3 की कहानी फ्यूजिटिव्स के 2 एपिसोड लिखे। वह सीजन 4 के लिए लेखक और परामर्श निर्माता के रूप में हीरोज में लौट आए। एपिसोड 407 और एपिसोड 410 और 417 के सहलेखन के साथ स्टाफ में फिर से शामिल हो गए। 2009 में ड्रीमवर्क्स ने घोषणा की कि वेरहेडेन एक लाइव एक्शन फीचर प्रोजेक्ट क्वार्टरमैन लिख रहा था। 2010 में वेरहेडेन लेखक और सह कार्यकारी निर्माता के रूप में नई टीएनटी टेलीविजन श्रृंखला फॉलिंग स्काईज के स्टाफ में शामिल हुए। 2011 में वेरहेडेन को इन डेवलपमेंट मूवी श्रृंखला से जुड़ी द डार्क टावर टेलीविजन श्रृंखला के लिए कार्यकारी निर्माता और लेखक नामित किया गया था। 2012 में नेटफ्लिक्स के लिए गॉमोंट इंटरनेशनल टेलीविजन द्वारा निर्मित एक टेलीविजन श्रृंखला हेमलॉक ग्रोव के लिए वेरहेडेन को कार्यकारी निर्माता और लेखक नामित किया गया था। वेरहेडेन SYFY नेटवर्क के लिए विकसित एक परियोजना द फैमिली के कार्यकारी निर्माता भी थे। 2013 में
सीबीएस फिल्म्स ने घोषणा की कि वेरहेडेन निर्माता अकीवा गोल्ड्समैन और वीड रोड फिल्म्स के सहयोग से ट्रेवर शेन के उपन्यास चिल्ड्रन ऑफ पैरानोइया का फीचर पटकथा रूपांतरण लिख रहे थे। 2017 में वेरहेडेन को ऐश बनाम एविल डेड के सीजन 3 के लिए कार्यकारी निर्माता नामित किया गया था। 2018 में डीसी कॉमिक्स और वार्नर ब्रदर्स ने डीसी यूनिवर्स स्ट्रीमिंग सेवा के लिए लाइव एक्शन स्वैम्प थिंग सीरीज के पहले सीजन के लिए वेरहेडेन के कार्यकारी निर्माता बटा श्रोता को नामित किया। चयनित फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष पतली परत के रूप में श्रेय दिया गया। टिप्पणियां। निर्माता लेखक 1987 आतंक दस्ते नहीं हाँ कहानी। 1994 मुखौटा नहीं हाँ कहानी। 1994 टाइम कोप हाँ हाँ टेलीविजन के लिए बनाया गया। पटकथा और कहानी। 2007 मेरा नाम ब्रूस है नहीं हाँ इट्टी बिट्टी मास्क। इट्टी बिट्टी मास्क। प्रकाशन सूचना। अनुसूची महीने के। प्रारूप सीमित श्रृंखला। प्रकाशन तिथि नवंबर 2014 फरवरी 2015। मुद्दों की संख्या 4। रचनात्मक टीम द्वारा लिखित कला बाल्टजार। फ्रेंको। कलाकार की कला बाल्टजार। संपादक ब्रेंडन राइट। द मास्क एक अमेरिकी कॉमिक बुक श्रृंखला है जो डॉग मेहनके और जॉन आर्कुडी द्वारा बनाई गई है और डार्क आर्स कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके कलाकारों में मार्क बेजर, क्रिस वार्नर और कीथ विलियम्स शामिल हैं। श्रृंखला एक अलौकिक मुखौटे की कहानी बताती है जो अपने पहनने वालों को लगभग असीमित शक्ति प्रदान करता है, अक्सर उनकी विवेक की कीमत पर। द मास्क रिटर्न्स और द मास्क स्ट्राइक्स बैक की मूल त्रयी को 1991 से 1995 तक एक सीमित श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया गया था और तब से इसका विभिन्न इन ऑफ और अन्य मीडिया में विस्तार हुआ है। यह श्रृंखला अपने गहरे स्वर और ग्राफिक हिंसा के लिए जानी जाती है। परिसर। द मास्क की कहानियां एक जादुई मुखौटे के इर्द गिर्द घूमती हैं जो अपने पहनने वाले को वास्तविकता को मोड़ने की शक्तियां और एक परिवर्तित रूप प्रदान करता है जिसमें दांतों का एक बड़ा समूह और एक हरा सिर होता है। एक मुखौटा सभी सामाजिक और नैतिक अवरोधों को दूर करके पहनने वाले के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे पहनने वाला पागल हो जाता है। यह चरित्र डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स और जोकर, द ग्रीन गोब्लिन, फ्रेडी क्रूएगर, डॉ जेकेल और मिस्टर हाइड और स्टीव डिट्को की द क्रीपर जैसी डरावनी फिल्मों के खलनायकों के संयोजन से प्रेरित था। दो मूल कॉमिक्स में स्टेनली इप्किस मुखौटा पहनते हैं और खलनायक बन जाते हैं। अन्य पात्र जिन्होंने मुखौटा पहना था वे इसे पहनने के अपने इरादे की परवाह किए बिना क्रूर नायक या अति हिंसक प्रवृत्ति वाले हत्यारे, प्रतिशोधी खलनायक बन गए। 1994 की फिल्म और एनिमेटेड श्रृंखला में मास्क का पहनने वाले पर बहुत कम पूर्वानुमानित प्रभाव पड़ा। मुख्य पात्र स्टेनली इप्किस को विनम्र, नम्र और नीरस के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन वह एक क्रूर, आत्मविश्वासी, चोर, करिश्माई, तेजतर्रार और फिर भी विनम्र पर्यवेक्षक बन जाता है जो बाद में मुखौटा पहने हुए एक सुपरहीरो बन जाता है, जबकि मुख्य खलनायक डोरियन टायरेल दिखाता है मास्क पहनने से व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं। 2005 के सीक्वल सन ऑफ द मास्क में भी यही बात सच है, जिसके मुख्य किरदार टिम एवरी का नाम टेक्स एवरी के नाम पर रखा गया है। कॉमिक बुक का शीर्षक मूल रूप से मुखौटे को संदर्भित करता है, न कि उसके द्वारा उजागर किए गए चरित्र को। प्रारंभिक कहानियों में चरित्र को बिग हेड के रूप में संदर्भित किया गया था। यह तब तक नहीं था जब तक कि फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में इस चरित्र को द मास्क के नाम से नहीं जाना जाने लगा। पात्र। द मास्क बटा बिग हेड। टाइटैनिक मास्क एक अर्धजीवित इकाई है जिसे पहनने वाला कोई भी व्यक्ति बिग हेड बन सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला।
इस प्रकार यह अपने पहनने वाले की प्रेरणा के आधार पर श्रृंखला का नायक और प्रतिपक्षी दोनों है। वाल्टर बिग हेड का कट्टर दुश्मन एक मूक, क्रूर आदमी जो भीड़ के लिए काम करता था। मिच कैलावे मास्क के कट्टर दुश्मनों में से एक और एक पुलिस अधिकारी जो मास्क पहनने वालों में से एक था। स्टेनली इप्किस मास्क का सामना करने वाले पहले व्यक्ति। कैथी, जिसे कैथरीन के नाम से भी जाना जाता है, स्टेनली की पूर्व प्रेमिका और मिच की दोस्त, साथ ही मास्क पहनने वालों में से एक। नुन्जियो भीड़ के लिए लंबे समय से पीड़ित एक कैब ड्राइवर जो अंततः मास्क पहनने वालों में से एक बन जाता है, जिसने कुछ समय के लिए शहर में सभी अपराधों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। लियोनेल रे एक पुलिस जासूस और मिच का दोस्त जो मास्क का सामना करता है। अबनेर मीड एक राजनीतिक उम्मीदवार जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए मास्क का उपयोग करना चाहता है। रे टर्टल एक युवा बेघर आदमी जिसने अपने अपमानजनक पूर्व पालक माता पिता को मारने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया। मुखौटा शिकारी नव नाजियों का एक समूह अपनी योजनाओं के लिए मुखौटा का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। प्रकाशन इतिहास। द मास्क की मूल अवधारणा 5 फरवरी 1982 को माइक रिचर्डसन द्वारा बनाई गई थी। इसमें जीवन को पहली बार एक एकल स्केच के रूप में देखा गया था जिसे उन्होंने 1985 में एपीए 5 के लिए बनाया था, जो लेखक मार्क वेरहेडेन द्वारा निर्मित एक शौकिया प्रेस प्रकाशन था। डार्क आर्स कॉमिक्स शुरू करने के बाद रिचर्डसन ने अपनी अवधारणा मार्वल कॉमिक्स के कॉमिक बुक लेखक बटा कलाकार मार्क बेजर को दी। परिणाम मास्क स्ट्रिप था जो डार्क आर्स प्रेजेंट्स के शुरुआती अंकों में चला। बेजर की स्ट्रिप्स तेजी से राजनीतिक हो गईं और रिचर्डसन ने चरित्र को उसकी मूल अवधारणा पर वापस लाने के लिए स्ट्रिप को समाप्त कर दिया। कलाकार क्रिस वार्नर को रिचर्डसन की मूल एपीए 5 ड्राइंग के आधार पर चरित्र को नया रूप देने के लिए काम पर रखा गया था और चरित्र के लिए निश्चित रूप तैयार किया था। यह नया रूप 1989 में डार्क आर्स महम एंथोलॉजी के पन्नों में लॉन्च किया गया था। महत्वाकांक्षी लेखक जॉन आर्कुडी और कलाकार डॉग महनके को नए रोमांच बनाने के लिए काम पर रखा गया था, जो कि टेक्स एवरी और द टर्मिनेटर का संयोजन चरित्र का पहला लोकप्रिय उपयोग बन गया। महम 1-4 की मास्क कहानियों को बाद में 1991 के अंक द मास्क शून्य के रूप में और का ट्रेड पेपरबैक संग्रह में भी एकत्र किया गया। महम को 4 मुद्दों के बाद रद्द कर दिया गया था, लेकिन 1991 में आर्कुडी और महनके ने द मास्क 4 अंक की सीमित श्रृंखला जारी रखी, जिसमें मास्क के विरोधियों में से एक वाल्टर नामक एक मूक क्रूर हल्क को पेश किया गया। यह रन डार्क आर्स के सर्वश्रेष्ठ विक्रेताओं में से एक था। इसके बाद कंपनी ने मास्क के इर्द गिर्द लघु श्रृंखला का सिलसिला जारी रखा, जिसमें विभिन्न विरोधियों और नायकों ने मास्क पहने हुए थे। ये श्रृंखला 2000 में डीसी कॉमिक्स क्रॉसओवर जोकर बटा मास्क के साथ समाप्त हुई, जिसमें जादुई मास्क बैटम एन के कट्टर दुश्मन जोकर के हाथों में पहुंच जाता है। पहली प्रमुख कहानी और जोकर बटा मास्क क्रॉसओवर सभी को ट्रेड पेपरबैक प्रारूप में और एक सीमित संस्करण हार्डकवर बॉक्स सेट में एकत्र किया गया है। बाद में इसे 2 स्पिन ऑफ श्रृंखलाओं के रूप में पुनर्जीवित किया गया, इट्टी बिट्टी मास्क और आई प्लेज अलेगेंस टू द मास्क। मूल सीमित श्रृंखला। मुखौटा। प्रकाशन सूचना। अनुसूची महीने के। प्रारूप सीमित श्रृंखला। प्रकाशन तिथि जुलाई दिसंबर 1991। मुद्दों की संख्या 5। रचनात्मक टीम द्वारा लिखित जॉन आर्कुडी। कलाकार की डॉग महनके। पत्र लिखने वाला पैट ब्रोसेव। डेविड जैक्सन। रंगकर्मी डॉग महनके। मैट वेब। संपादक माइक रिचर्डसन। एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में
स्टैनली इप्किस नाम का एक कमजोर विक्षिप्त व्यक्ति अपनी प्रेमिका कैथी को देने के लिए उपहार खरीदता है। दुकान पर वह एक पुराना जेड मास्क खरीदता है जो उससे बात करने लगता है। जब स्टैनली इसे पहनता है तो वह असामान्य रूप से बड़े, गंजे, हरे चमड़ी वाले सिर और बड़े दांतों वाले एक विचित्र महाशक्तिशाली व्यक्ति में बदल जाता है। अपनी नई क्षमताओं की खोज करने के बाद इप्किस उग्र हो जाता है, उन लोगों से बदला लेता है जिनसे उसे शिकायत है और बिग हेड उपनाम अर्जित करता है। मुखौटा उतारने के बाद स्टेन को एहसास होने लगा कि क्या हो रहा है। बिग हेड के रूप में उसकी हरकतें उस पर भावनात्मक असर डालने लगती हैं। वह कैथी के प्रति मौखिक रूप से अपमानजनक हो जाता है। वह उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन मुखौटा अपने पास रखती है क्योंकि यह स्टेनली की ओर से एक उपहार था। बाद में स्टैन कैथी के अपार्टमेंट में चोरी करने के लिए घुस जाता है। जैसे ही पहले हुई सेंधमारी की कॉल के जवाब में पुलिस पहुंचती है। बिग हेड के रूप में बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता तय करते हुए स्टेन ने मुखौटा वापस पहन लिया और भागने के दौरान संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के अलावा कई पुलिस वालों को मार डाला। वह बिग हेड के रूप में घर लौटता है और नकाब हटाकर शहर छोड़ने की तैयारी करता है। केवल पीठ में गोली मारी गई और कैथी द्वारा अब मास्क पहने हुए उसकी हत्या कर दी गई, जिसने बिग हेड की पहचान का पता लगा लिया और मास्क पहन लिया, जबकि स्टैन ने मास्क उतारने के बाद उसकी पीठ घुमा दी। कैथी मास्क को सुरक्षित रखने के लिए लेफ्टिनेंट केलावे के पास ले जाती है। केलावे, जो हाल ही में हुई बिग हेड हत्याओं और अपने शहर में खुलेआम संगठित अपराधियों से जूझ रहा था, कैथी की चेतावनियों की उपेक्षा करता है, यह मानते हुए कि वह तनावग्रस्त है और स्पष्ट रूप से नहीं सोच रही है, और मुखौटा पहनने की कोशिश करता है। बड़ा मुखिया बनकर केलावे उन अपराधियों को खत्म करने की ठान लेता है जिन्होंने उसके पुलिस करियर को नुकसान पहुंचाया है। जादुई मुखौटे के बारे में न जानने वाले शहरवासी मानते हैं कि बिग हेड अभी भी वही हत्यारा है जिसके निशाने पर अब हाई प्रोफाइल अपराधी हैं। केलावे के अच्छे इरादों के बावजूद मुखौटा उसके तरीकों को और अधिक हिंसक बना देता है। बिग हेड का सामना वाल्टर से होता है, जो एक विशाल कद का ताकतवर आदमी है जो कभी नहीं बोलता है, जिसने अपने नियोक्ताओं की हत्या के लिए बिग हेड के खिलाफ प्रतिशोध लिया है। वाल्टर कभी भी दर्द नहीं दिखाता है और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बिग हेड को किसी भी वास्तविक हद तक घायल कर सकता है। वाल्टर के हमलों से लड़ते समय लेफ्टिनेंट केलावे बिग हेड के रूप में पुलिस की तलाशी का निशाना बन जाते हैं। बिग हेड पुलिस से लड़ता है और बचे हुए डकैतों का पता लगाता है। जब केलावे का साथी बिग हेड को रोकने का प्रयास करता है तो नकाब पहने पुलिसकर्मी उसके दोस्त और सहकर्मी को लगभग मार डालता है। केलावे, यह महसूस करते हुए कि वह क्या कर रहा है, भाग जाता है। वह मुखौटा हटाता है, उसे अपने तहखाने में सीमेंट से दबा देता है और कसम खाता है कि इसे दोबारा कभी नहीं पहनने देगा। स्टैन को बिग हेड के रूप में प्रस्तुत करने वाली कहानी का पहला भाग मूल रूप से मई-सितंबर 1989 के बीच 4 अंकों की संकलन श्रृंखला मुहिम में प्रकाशित हुआ था और फिर इसे अंक 0 और ट्रेड पेपरबैक के पहले भाग के रूप में एकत्र किया गया था। मुखौटा लौटता है। मुखौटा लौटता है। प्रकाशन सूचना। अनुसूची द्विमासिक। प्रारूप सीमित श्रृंखला। प्रकाशन तिथि अक्टूबर 1992 मार्च 1993। मुद्दों की संख्या 4। रचनात्मक टीम द्वारा लिखित जॉन आर कुडी। कलाकार की डॉग मेहनके। पत्र लिखने वाला पैट ब्रॉसेव। रंगकर्मी क्रिस शैलेनोर। संपादक माइक रिचर्डसन। अपराधियों ने लेफ्टिनेंट केलावे के घर पर लोगों को भेजा और उन्हें मारने का प्रयास किया।
केलावे मुखौटा पुनः प्राप्त करने के प्रयास में तहखाने की ओर जाता है, लेकिन इसे पहनने से पहले ही वह घायल हो जाता है और कोमा में चला जाता है। गोलीबारी के बाद लोग नकाब अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। उनमें से एक ने मजाक के तौर पर इसे कमजोर ड्राइवर नुंजियो पर डाल दिया, लेकिन वह बिग हेड बन गया। बिग हेड ठगों और सभी अपराधियों को मार डालता है। इस प्रकार वह शहर का प्रमुख अपराध सरगना बन जाता है। कैथी को यह एहसास हुआ कि बिग हेड की वापसी का मतलब है कि केलावे मास्क को अच्छी तरह से छिपाने में विफल रहा। वह जानती है कि उसे रोकना उसके ऊपर है। वह वेश्या की तरह कपड़े पहनती है और बिग हेड उस पर फिदा हो जाता है। वह उसे नकाब उतारने के लिए उकसाती है, बंदूक निकालती है और जैसे ही नुंजियो नकाब के लिए गोता लगाता है, वह उसे गोली मार देती है और मार देती है। कैथी भागने के लिए मुखौटे का उपयोग करती है और असली अपराध मालिक, जिससे बिग हेड ने मियामी में रहने के दौरान कार्यालय में चोरी की थी, डॉन मोज़ो के पीछे जाने का फैसला किया। जब डॉन मियामी से वापस आता है तो वह जानता है कि बिग हेड उसके पीछे है और वह एक व्यक्ति वाल्टर से मदद लेने जाता है जो उसकी मदद कर सकता है। कैथी द्वारा शेष डकैतों को नष्ट करने के बाद वह सामने आती है और बचे हुए एकमात्र व्यक्ति वाल्टर के साथ लड़ाई में लग जाती है। हालांकि कैथी ने सावधानी बरतने का फैसला किया और यह निर्णय लेने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया कि उनमें से कोई भी मरने वाला नहीं है और जल्द ही कोई यादृच्छिक दर्शक वैसे भी मास्क के पास आएगा और उसे वाल्टर की ओर फेंक देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अस्पताल से ठीक होकर केलावे वाल्टर के पास अपनी कार चलाता है और उसे और मास्क को गोदी में भेज देता है। मुखौटा जवाबी हमला करता है। मुखौटा जवाबी हमला करता है। प्रकाशन सूचना अनुसूची महीने के प्रारूप सीमित श्रृंखला प्रकाशन तिथि फरवरी जून 1995 मुद्दों की संख्या 5 रचनात्मक टीम द्वारा लिखित जॉन आर्कुडी कलाकार की डॉग मेहनके इनकर कीथ विलियम्स पत्र लिखने वाला लोइस बुहलिस रंगकर्मी ग्रेगरी राइट संपादक माइकल यूरी ग्रेग वेस्ट रिक एक असंतुष्ट अराजकतावादी बेन एक असफल संगीतकार ह्यूगो एक नशे की लत से उबरने वाला और आर्ची एक किशोर प्रेमी नाम के 4 दोस्तों को लगता है कि उनका जीवन एक मृत अंत में है जब तक कि रिक बिग से मोहित नहीं हो गया। सिर की हत्या शहर के घाट पर जादुई मुखौटा ढूंढता है और उसे घर लाता है, यह महसूस करते हुए कि यह उनके नायक की शक्ति का स्रोत है। चारों में से प्रत्येक ने बारी बारी से इसे आजमाना शुरू कर दिया। वे इसकी शक्ति का उपयोग अपने जीवन को ठीक करने के लिए करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः पने लिए हालात बदतर बना लेते हैं। अंत में वाल्टर केलावे द्वारा गिरवी रखे जाने के बाद से उबरने के बाद अपने हाथों में मुखौटा पाता है और इसका उपयोग करने में असमर्थ होता है और हताशा में इसे जबरदस्त बल के साथ दूर फेंक देता है। आर्कुडी और मेहनके की मूल मास्क कहानी की यह आखिरी श्रृंखला थी। यह फिल्म की सफलता के बाद बनाई जाने वाली पहली फिल्म भी थी और इस तरह पिछली कहानियों की हिंसा को कम कर दिया गया था और हास्य पहलू पहले की तुलना में अधिक प्रमुख थे। द मास्क द हंट फॉर ग्रीन अक्टूबर द मास्क द हंट फॉर ग्रीन अक्टूबर प्रकाशन सूचना अनुसूची महीने के प्रारूप सीमित श्रृंखला प्रकाशन तिथि जुलाई अक्टूबर 1995 मुद्दों की संख्या 4 रचनात्मक टीम द्वारा लिखित इवान डॉर्किन कलाकार की पीटर ग्रॉस पत्र लिखने वाला पैट ब्रॉसेव
रंगकर्मी मैट वेब, संपादक ग्रेग वेस्ट। मास्क अनजाने पहनने वालों के हाथों में अपनी जगह बना रहा है। इनमें से एक रे टटल है, जो एक हारा हुआ फिल्म प्रेमी है, जो एक उद्यमी के प्रति द्वेष रखता है, जो एक दोषपूर्ण थीम पार्क की सवारी के बाद जिम्मेदारी से बच गया, जिसके स्वामित्व वाली थीम पार्क की सवारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी बेटी एमिली मूक हो गई। टटल को मुखौटे की शक्ति का पता चलता है, लेकिन लेफ्टिनेंट केलावे और आतंकवादियों का एक समूह जो मुखौटे के रहस्यों से अवगत हैं, वे उससे इसे छीनना चाह रहे हैं। शीर्षक उपन्यास द हंट फॉर द रेड अक्टूबर की नकल करता है। मुखौटा दक्षिणी असुविधा, मुखौटा दक्षिणी बेचैनी। प्रकाशन सूचना, अनुसूची महीने के, प्रारूप सीमित श्रृंखला, प्रकाशन तिथि अप्रैल जुलाई 1996। मुद्दों की संख्या 4। रचनात्मक टीम द्वारा लिखित रिच हैडन, कलाकार की गोरान डेलिक, पत्र लिखने वाला पैट ब्रॉसेव, रंगकर्मी जेम्स सिंक्लेयर, पामेला रेनबो, संपादक ग्रेग वेस्ट। न्यू ऑरलियंस में मुखौटा एरिक मार्टिन के हाथों में पहुंच जाता है, जो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे वूडू गैंगस्टरों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट केलावे मुखौटा की तलाश में है ताकि वह इसे नष्ट कर सके। मुखौटा अटारी में खिलौने, मुखौटा अटारी में खिलौने। प्रकाशन सूचना। दोस्तों ये जो मूवी है हमें बहुत एक तरह से लंबे समय के बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें देखने को मिलने वाला है। पहली जो मूवी थी वो हमें तकरीबन 19 जुलाई 1994 में हमें देखने को मिली थी। 101 मिनट टोटल इसकी लेंथ थी। और मूवी के बारे में बात की जाए तो 18 से 23 मिलियन के बीच में टोटल इस मूवी का बजट था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया था 351 मिलियन का कलेक्शन दिया था, जो कि मूवी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से रिटर्न और पूरे प्रॉफिट के साथ इसने उस समय में परफॉर्मेंस किया था। बाकी मेकर्स द्वारा इसका दूसरा पार्ट एक तरह से प्रोडक्शन में चल रहा है, उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।